अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो ट्रीटी ऑफ सर्व्स है। ट्रीटी ऑफ सर्व्स के बारे में शायद आपको ये वर्ड आपको अपनी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इससे पहले के बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहती हूँ कि तुर्की पे 1911 से ही इत्तेहादी फ़ौजों ने हमले शुरू कर दिए, जिसमें इटली, फ्रांस, इंग्लैंड और ब्रादर ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और आर्मीनिया शामिल थे। उन्होंने तुर्की को फिर उसके बाद 1914 में इन्होंने इन्हीं इत्तेहादियों ने जंग अज़ीम अव्वल शुरू कर दी जर्मनी के ख़िलाफ़। चूँकि पहले ही तुर्की के साथ बरसरे पैकार थे, तो तुर्की के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसने जंग अज़ीम अव्वल में इनकी अपोजिट पार्टी यानी जर्मनी का साथ दिया। 1918 में ये इत्तेहादी जंग अज़ीम अव्वल जीत गए, वर्ल्ड वॉर 1 में कामयाब हो गए। तो वहाँ तुर्की के बादशाह ने ये डिसाइड किया कि इन दुनिया के फ़ातहीन के साथ अब लड़ाई मुमकिन नहीं है, इसलिए इस लड़ाई को ख़त्म कर दिया जाए और उनकी फ़तह को तस्लीम कर लिया जाए। इन इत्तेहादियों ने बादशाह ने बड़ी ईमानदारी से इनको बुलाया। अपने तुर्की नहीं था उस वक्त सल्तनत उस्मानिया था। सल्तनत उस्मानिया में बुलाया कि आप आएँ और हमारे साथ हुकूमत करें। इन इत्तेहाद और ये हुक्म दिया कि तुर्की की फ़ौज आज से ख़त्म कर दी जाएगी। इत्तेहादी फ़ौज ही तुर्की की फ़ौज, तुर्की यानी सल्तनत उस्मानिया की फ़ौज होगी। लेकिन इन इत्तेहादी फ़ौजियों ने जो है बिल्कुल भी तुर्की का सारा कंट्रोल इन्होंने संभाल लिया। तुर्की की बंदरगाहों पर इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। तुर्की की जो है पुलिस को इन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तुर्की के तमाम ऑफिसर को अपनी पसंद से लगाना और हटाना शुरू कर दिया। लेकिन तुर्की की जो अपनी फ़ौज थी, जो ऑटोमन एम्पायर की फ़ौज थी, उसने डिसबैंड होने से इनकार कर दिया। जहाँ जहाँ जो टुकड़ी मौजूद थी उसने रेजिस्टेंस शुरू कर दी और इन इत्तेहादी फ़ौजों को मारना शुरू कर दिया। इससे ना सिर्फ इत्तेहादी फ़ौजों में एक सरासीमगी फैल गई, परेशानी फैल गई, बल्कि बादशाह को भी परेशानी हुई। उसने तुर्की की फ़ौज की बगावत को कुचलने के लिए मुस्तफ़ा कमाल को मशरक़ी सूबों का गवर्नर जनरल बनाकर इन सूबों में भेजा जहाँ पर बगावत हो रही थी। मुस्तफ़ा कमाल ने बजाय अपनी फ़ौज को ख़त्म करने की बड़ी दानिशमंदी का सबूत दिया। उन्होंने अपनी फ़ौज को इकट्ठा किया, एक नेशनल आर्मी दोबारा से बनाई और गाँव-गाँव जाके लोगों को इस बात के लिए तैयार किया कि वो तुर्की पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं। एक इस्तांबुल पे इत्तेहादियों ने कब्ज़ा कर रखा है और दूसरी तरफ से आइदीन का सूबा, उस पर यूनानियों ने कब्ज़ा कर रखा है। तो आप मिलकर बाहर निकलें और मेरे साथ मिलकर तुर्की की आज़ादी की जंग लड़ें। मुस्तफ़ा कमाल ने इसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल ने तुर्की की नेशनल असम्बली को दावत दी कि वो अंकारा में उनकी फ़ौज की ज़ेरे सरकर्दगी आकर अपना काम तुर्की की आइन साजी का काम करें, क्योंकि इस्तांबुल जो कि कैपिटल है सल्तनत उस्मानिया का या तुर्की का, वहाँ पर इत्तेहादी फ़ौजों का कब्ज़ा है और इत्तेहादी फ़ौजों की मौजूदगी में वो कोई भी आज़ादी से अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए कोई भी कानून पास नहीं कर सकते। इसलिए कौमी असम्बली के मेंबर्स को उसने अंकारा में दावत दी कि वो वहाँ आकर कौमी असम्बली की बुनियाद रखें और अपनी फ़ौज की सरकर्दगी में तुर्की के लिए, आज़ादी के लिए जद्दोजहद करें। एक लम्हे के लिए, कुछ देर के लिए असम्बली जो है मुस्तफ़ा कमाल की आ गई। उसने अंकारा में भी उसको अंकारा में बिठा भी दिया इस असम्बली को, लेकिन फिर महमद ने जो है वो उसको मुस्तफ़ा कमाल को बागी करार दे दिया। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि सारी असम्बली जो है तो वापस इस्तांबुल आ जाए और जो भी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं वो बादशाह के साथ मिलके सारी एक्टिविटीज़ करें और बादशाह उनकी कोई मुखालफत नहीं करेगा। असम्बली को ये समझना चाहिए था कि अलाइड की गन्स के नीचे वो तुर्की के फ़ायदे के लिए कुछ नहीं कर सकते। चुनाचा और इसीलिए अपनी ही फ़ौज की हिफाजत और प्रोटेक्शन चाहिए थी उस नेशनल असम्बली को, जो सिर्फ उन्हें अंकारा में मिल सकती थी और मुस्तफ़ा कमाल दे सकते थे। लेकिन बहरहाल ये नेशनल असम्बली सुल्तान के पास वापस चली गई। थोड़ी देर के लिए मुस्तफ़ा कमाल अकेले रह गए, लेकिन उसी के साथ मुस्तफ़ा कमाल ने इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ किया। वो एक सूबा है एस्की शीहर एक सूबा है, वो इन्होंने खाली करवाया। पूरा एनाटोलिया में जंग शुरू हो गई। एस्की शीहर खाली कराया, बगदाद रेलवे जंक्शन खाली कराया। बेबस होकर ये इत्तेहादी फ़ौजें पीछे हटती चली गई, यहाँ तक कि सिर्फ इस्तांबुल में रह गई। इस्तांबुल में इन्होंने गुस्से में आकर सारा इस्तांबुल उसको कलेक्टिव अरेस्ट में ले लिया और इस्तांबुल की जो नेशनल असम्बली थी वो खुद ही डिज़ोल्व कर दी और उनको मारने की कोशिश की। वहाँ के जो नेशनल असम्बली के नुमाइंदे थे और ये नुमाइंदे भाग कर जान बचा
उठाकर दोबारा अंकारा में चले गए, मुस्तफ़ा कमाल से मिले और दोबारा से अंकारा में जो है मुस्तफ़ा कमाल ने कौमी असम्बली की बुनियाद रखी और इस कौमी असम्बली ने ये करारदाद पास की कि जो भी तुर्की के बारे में फ़ैसला करेगी वो अंकारा में मौजूद कौमी असम्बली करेगी और वही तुर्की की किस्मत का फ़ैसला करेगी, क्योंकि इस्तांबुल में जो पार्लियामेंट मौजूद है वो इस वक्त दुश्मनों के हाथों में है और वहाँ से आने वाला तमाम हुक्म खुद ही नल एंड वॉइड यानी मनसूख हो जाएगा। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल जो हैं तो इस पे इत्तेहादियों ने सारा गुस्सा जो है वो इस्तांबुल पे निकाला, इस्तांबुल को कलेक्टिव अरेस्ट कर दिया और अब उन्होंने वो आए तो इसी मकसद से कि तुर्की के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, लेकिन पहले तुर्की की फ़ौज ने उनको रेजिस्टेंस शो करना शुरू कर दी। जब वो रेजिस्टेंस ख़त्म करने के लिए उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल को भेजा तो मुस्तफ़ा कमाल ने तो तुर्की की फ़ौज दोबारा से खड़ी कर दी, उस फ़ौज ने इत्तेहादियों को बाहर निकाल खड़ा किया। अब उन्होंने सोचा कि तुर्की को जो टुकड़े टुकड़े करके दुनिया से ख़त्म करने का उनका प्लान था ऑटोमन एम्पायर का, वो तो अधूरा रह गया। उन्होंने फटाफट महमद को बुलाया और उससे एक ट्रीटी साइन करवाई, एक मुआहदा साइन करवाया जिसमें महमद ने इस बात पर और महमद की जो पार्लियामेंट थी उसने इस बात की मंजूरी दे दी कि तुर्की के यानी ऑटोमन एम्पायर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और इत्तेहादी मुल्क जो हैं वो इनको आपस में बांट लें। तो हम ये बड़े अफसोस की बात है कि उस वक्त जब आपकी अपनी फ़ौज आपके लिए आज़ादी जीत चुकी है, उस वक्त वहाँ का बादशाह जो है वो गैरों के हाथ में अपने मुल्क को देने के लिए तैयार हो जाए, उस ट्रीटी को साइन करने के लिए तैयार हो जाए। ये बहुत अफसोस की बात है, लेकिन हम इसी अफसोस की बात को इन पैराग्राफ्स में पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं इसको। जो उन्होंने कहा कि बादशाह महमद के सामने कहा कि हम जी तुर्की में अब अमन इन शराइत पर करेंगे कि अगर आप हमारी ये वाली शर्तें मान लें। उस माहिदे को ट्रीटी ऑफ सर्व्स का नाम दिया जाता है। यहाँ पर ट्रीटी ऑफ सर्व्स का वर्ड आपके कहीं भी जो है इस पूरे चैप्टर में कहीं यूज़ नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर पीस टर्म्स का वर्ड यूज़ हुआ है कि अमन के शराइत जो उन्होंने रखी वो अमन की शराइत नहीं थी। एक्चुअली वो आए ही तुर्की को तोड़ने के लिए थे और उनका मकसद ही ये था, वो आते ही ये करना चाहते थे, लेकिन पहले तुर्की की फ़ौज इसके सामने खड़ी हो गई, फिर मुस्तफ़ा कमाल उनके इस मकसद के सामने खड़े हो गए। तो अब उन्होंने कहा कि ये तो आखिरी मौका है, महमद से यूँ ही साइन करवा लें, जैसे कश्मीर के राजा से उन्होंने साइन करवा लिए थे भारतीय फ़ौज ने और वो काबिज़ हो गई थी क्योंकि उनके पास वो आखिरी मौका था। अब वो भी ये समझ रहे थे कि बादशाह महमद से साइन करवा लेते हैं और तुर्की को आपस में बांट लेते हैं, अदरवाइज़ तो फ़ौज इतनी मजबूत हो चुकी है और मुस्तफ़ा कमाल ने इतना कंट्रोल हासिल कर चुके हैं कि शायद ये मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने अपनी आखिरी कोशिश की तुर्की को तोड़ने की मुस्तफ़ा कमाल के ख़िलाफ़। हालांकि मुस्तफ़ा कमाल उनको तमाम मशरक़ी सूबों से बाहर निकाल चुके थे और अब वो मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। हम पढ़ना शुरू करते हैं कि वो क्या शराइत थी जो उन्होंने महमद से साइन करवा ली, तुर्की को तोड़ने की वो क्या शराइत थी जो उनको महमद से उन्होंने साइन करवा ली और महमद की असम्बली से पास भी करवा ली। उनको इस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ सर्व्स का नाम देते हैं। ये वो माहिदा है जो उन्होंने महमद से साइन तो करवा दिया, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने कभी भी उनको इसको एग्जीक्यूट नहीं करने दिया, उनको ये इजाज़त नहीं दी, उनको ये मौका नहीं दिया कि वो तुर्की को वैसे आपस में बांट सके जैसे वो बांटना चाहते हैं। ये देखें, एट लास्ट एज द मंथ ऑफ मई 1920 ड्राइंग टू इट्स क्लोज। उस वक्त जब मई 1920 ड्राइंग टू इट्स क्लोज ख़त्म हो रहा था, एंड हो रहा था, अलाइड ने जारी कर दिया, इशू कर दिया। पब्लिश मीन जारी करना, इशू की द पीस यहाँ पर है पब्लिश द टर्म्स ऑफ पीस, ठीक है, टर्म्स ऑफ पीस। सुलह की शराइत जो हैं उन्होंने बादशाह महमद के सामने रखी। सुलह किससे होनी थी? बादशाह महमद से तो उनकी ऑलरेडी सुलह थी, सुलह तो करनी थी उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल से, और मुस्तफ़ा कमाल जीत रहे थे, वो किसी सूरत भी अलाइड फोर्सेस से सुलह करने के लिए तैयार नहीं थे और वो उन्हें हर सूरत में अपने मुल्क से बाहर निकालना चाहते थे और तुर्की की इंडिपेंडेंट हैसियत को हर कीमत पर बहाल करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि जी हम बादशाह महमद के सामने सुलह की शराइत रख रहे हैं, विच दे वर विलिंग, जो कि वो तैयार थे टू मेक विद महमद फोर, जो कि सुलह की शराइत वो महमद फोर के साथ करना चाहते थे। विलिंग का मतलब होता है रेडी, प्रिपेयर्ड, तैयार, जो कि वो तैयार थे महमद फोर के साथ। उन्होंने कहा जी हम महमद फोर के साथ सुलह करने के लिए तैयार हैं और हमारी ये कुछ शर्तें हैं जो महमद को साइन करनी होगी। महमद तो एक पपेट किंग थे, एक कठपुतली से किंग थे। आप देखें कि कैसे किंग थे वो, कि सिर्फ एक आम से सोल्जर थे मुस्तफ़ा कमाल। उनको ये पता था कि उनकी जो ऑटोमन
आर्मी है उसमें इतनी पावर है कि वो इत्तेहादी फ़ौजियों को बाहर निकाल सकती हैं, लेकिन महमद फ़ोर को ये अंदाज़ा ही नहीं था और उन्होंने किसी भी किस्म की फैसला कुन जंग लड़े बगैर इत्तेहादियों के सामने हथियार डाल दिए। ऐसा ही होता है जब कोई आप कह लें कि कोई नाअहल हुक्मरान किसी मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो जाता है तो फिर दूसरी जो ताकतें हैं उनको मौका मिल जाता है उस मुल्क को ख़त्म करने का, नो मैटर कि उसका जो है उसमें कितनी पावर्स हों, उसमें कितनी कैपेबिलिटीज़ हों। ये तो तुर्की को खुशकिस्मती थी कि मुस्तफ़ा कमाल गवर्नर जनरल बने और फिर उन्होंने कमांड अपने हाथ में ले ली, लेकिन अगर ऐसा ना होता तो ज़ाहिर है कि तुर्की का भी वही हाल होना था जो इंडिया का हुआ है। अच्छा, अब हम वो शराइत पढ़ते हैं। आप में ये क्वेश्चन भी है कि व्हाट वर द टर्म्स ऑफ पीस दैट अलाइड ऑफर्ड टू महमद फ़ोर। महमद फ़ोर यानी बादशाह को अमन की कौन सी शराइत जो हैं वो इत्तेहादियों ने ऑफ़र की थी। आप जो फुल लेंथ का क्वेश्चन करते हैं वो स्टूडेंट यहाँ से पूरा जो है आंसर देंगे, और जो छोटी लेंथ का क्वेश्चन करते हैं मैं उनको एंड पे एक छोटा क्वेश्चन भी लिखवा दूँगी, लेकिन जो पोजीशन होल्डर्स पूरी लेंथ का क्वेश्चन करते हैं वो यहाँ से इस क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे, उसका आंसर यहाँ से शुरू करेंगे। अच्छा, तो अब हम इन टर्म्स वहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं जहाँ से क्वेश्चन का आंसर शुरू हुआ। ए स्मॉल एंड हेल्पलेस एम्पायर वॉज टू बी एंटायरली, एक छोटा सा और बेबस सा एम्पायर से मुराद सल्तनत जो कि तमाम तर अंडर द सुपरविजन, सुपरविजन का मतलब मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन, इंतज़ाम ऑफ अलाइड पावर्स, एक छोटा सा इन शराइत के मुताबिक एक बहुत छोटा सा तुर्की जो है वो बाकी रह जाना था जिसका इंतज़ाम इत्तेहादी फ़ौजों के ही अंडर होना था। ऑल द अरब, आप देखें कि तुर्की में अरब दो सूबे हैं, एक हिस्से को सिसिलिया कहते हैं जिसमें तुर्की जो ऑटोमन एम्पायर था उस वक्त वहाँ पर अरब का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो तुर्की के साथ मुंसलिक था। एक हिस्सा वो है जिस पे आज सऊदी अरब है और इसके अलावा यूएई है, अरब ममालिक हैं, ठीक है। और दूसरा हिस्सा वो था जिस पे उर्दन जैसे जॉर्डन, सीरिया और ये जो है ये वाले ममालिक थे, जॉर्डन और सीरिया वगैरह। जो जॉर्डन और सीरिया वगैरह वाली अरबी साइड थी, अरब हिस्सों की साइड थी, उसको सीरिया कहते हैं, और जो मक्का मदीना वाली, सऊदी अरेबिया वाली, यूएई वाली अरब ममालिक वाली साइड थी उसको अरब ममालिक ही कहते हैं। तो वो उन्होंने कैसे बांटा तुर्की को? ऑल द अरब प्रोविंसेस वर टू बिकम मैंडेटेड, मैंडेटेड का मतलब अंडर द अथॉरिटी, यानी कि हुक्मरानी में चले जाएंगे या अंडर द कमांड या अंडर द डिक्री। किसकी हुक्मरानी में चले जाएंगे? टेरिटरीज, खित्ते बन जाएंगे हुक्मरानी के। ऑल द प्रोविंसेस मैंडेटेड टेरिटरी, उन्होंने कहा कि जितने भी अरब प्रोविंसेस हैं, जितने भी अरब प्रोविंसेस आपके साथ सल्तनत उस्मानिया के साथ लगते हैं वो सब मैंडेटेड टेरिटरीज बन जाएंगी। मैंडेटेड टेरिटरीज का मतलब कि उनके ऊपर हुक्मरान हम मुसल्लत कर देंगे, यानी कि ये जो इलाके हैं यूएई वाले और सऊदी अरेबिया वाले ये बरतानिया की हुक्मरानी में चले जाएंगे, और जॉर्डन, सीरिया ये वाले जो इलाके हैं ये फ्रांस की मैंडेटेड टेरिटरीज बन जाएंगी, यानी फ्रांस उनका हुक्मरान मुल्क बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है, अब इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। ऑल द अरब प्रोविंसेस वर टू बिकम मैंडेटेड टेरिटरीज, तमाम अरबी प्रोविंसेस जो हैं वो मैंडेटेड टेरिटरीज बन जाएंगी। किनकी मैंडेटेड टेरिटरीज बन जाएंगी? फ्रांस और बरतानिया की। द होल ऑफ ईस्टर्न एनाटोलिया, और सारा ईस्टर्न एनाटोलिया वाज टू बी एडेड टू स्टेट ऑफ आर्मीनिया, और सारा एनाटोलिया आर्मीनिया को दे दिया जाएगा। आर्मीनिया की जो हदूद थी, जो हदूद थी, सरहदें थी, वो इटली के वो इसके साथ मिलती थी, तुर्की के साथ मिलती थी, लेकिन वो बहुत छोटा सा मुल्क था। उस मुल्क की निस्बत, आर्मीनिया की निस्बत, ये जो तुर्की का इलाका था ईस्टर्न एनाटोलिया, ये बहुत बड़ा था। लेकिन उसकी आर्मीनिया की खिदमात के सिले में, क्योंकि उन्होंने इत्तेहादी फ़ौजियों का साथ दिया, तो उसके सिले में सारा जो ईस्टर्न एनाटोलिया है वो आर्मीनिया में शामिल कर दिया जाएगा। इज़मीर पे आपको पता है कि इज़मीर की बंदरगाह से यूनानी फ़ौज उतरी थी और उन्होंने आए दिन के सूबे पे कब्ज़ा कर लिया था। चुनाचा इत्तेहादियों ने डिसाइड किया कि अराउंड इज़मीर के इर्द गिर्द वॉज टू बी आ लार्ज ग्रीक डिस्ट्रिक्ट, एक बड़ी सी यूनानी इलाका बना दिया जाएगा, यानी उसको यूनान को दे दिया जाएगा। इज़मीर, आयदीन और इसके इर्द गिर्द के जो इलाके जिन पे
यूनानियों ने कब्जा किया हुआ है वो यूनानियों को ही दे दिए जाएंगे। सिसिलिया वॉज टू गो टू फ्रांस, और सिसिलिया के इलाके जो हैं वो फ्रांस को दे दिए जाएंगे। द ऑटोमन कैपिटल इस्तांबुल इटसेल्फ वॉज टू बी एन इंटरनेशनल सेंटर, और जो कि ऑटोमन कैपिटल है यानी इस्तांबुल है वो एक इंटरनेशनल सेंटर बन जाएगा, और उसको किसके कंट्रोल के नीचे, इस्तांबुल को किसके कंट्रोल के अंडर दे दिया जाएगा, अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन, फ्रांस एंड इटली। 3 मुल्कों के कंट्रोल के अंडर जो है वो उसको दे दिया जाएगा। जो इस्तांबुल है फ्रांस, बरतानिया और इटली के अंडर हो जाएगा। ओनली द इमीडिएट का मतलब नियरेस्ट, करीब तरीन, टाइम के लिहाज से करीब तरीन, रुतबे के लिहाज से करीब तरीन, या और कह लें कि टाइम के लिहाज से करीब तरीन या रुतबे के लिहाज से जो करीब तरीन चीज़ें होती हैं ना उनको हम इमीडिएट कहते हैं। देखें, इमीडिएट का आप हमेशा ये मीनिंग पढ़ते आए हैं कि इमीडिएट का मतलब होता है एट वंस, फ़ौरन, क्विकली। लेकिन यहाँ पर इमीडिएट का एक मीनिंग नियरेस्ट भी होता है जो आपको नहीं पता होगा। इमीडिएट का मतलब होता है नियरेस्ट, करीब तरीन। यहाँ पर इमीडिएट, ठीक है, करीब तरीन जो इलाके, जो इसके इस्तांबुल के करीबी इलाके हैं, हिंटरलैंड, ये देखें ये वर्ड है हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का मतलब होता है पसमानदा इलाके, बैकवर्ड इलाके जो हैं, जो इर्द गिर्द इस्तांबुल के करीब जो पसमानदा और बैकवर्ड इलाके हैं। वर टू बी रिमेन्स का मतलब बाकी मानदा, रेजिड्यू या रेमिनेंट्स यानी उस बाकी जो हिस्से हो बाकी रह जाएगा। और वंस एक्सटेंसिव का मतलब लार्ज, वसी जो है टर्की इन यूरोप। एक दफ़ा जो बहुत बड़ा तुर्की हुआ करता था यूरोप में, वो तुर्की कितना सा रह जाएगा, सिर्फ इस्तांबुल के इर्द गिर्द जो पसमानदा इलाके हैं उनको तुर्की का नाम दे दिया जाएगा। आप बादशाह सलामत उन पर हुकूमत कर सकते हैं, चूँकि आपने हमारी बड़ी वफादारी की है तो आपको हम वहाँ पर हुकूमत करने की इजाज़त देते हैं। इसको ट्रीटी ऑफ सर्व्स कहते हैं। इसमें और दफ़ात भी शामिल थी जो यहाँ पर नहीं लिखी हुई, जैसे बादशाह को कहा कि आप 50,000 से ज़्यादा फ़ौज नहीं रख सकते, और जो है ये माहिदा जो है ये 100 साल तक कायम रहेगा। 1920 में किया गया था ये माहिदा, और देखें अब 2020 आ चुका है। और अब ये बात भी आपने सुनी होगी कहीं ना कहीं से कि तुर्की का वो माहिदा जो यूरोप के साथ था वो ख़त्म हो रहा है, और मक्का मदीना की रियासतें जो हैं वो तुर्की वापस क्लेम कर सकता है क्योंकि ये माहिदा ख़त्म हो रहा है। लेकिन और भी इसकी इस तरह की दफ़ात थी जो कि इसमें शामिल नहीं की गई। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि कैसे इत्तेहादियों ने तुर्की के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की, और मुस्तफ़ा कमाल इस चाल को पहले ही जांच चुके थे कि वो अब चूँकि ताकत से तो तुर्की के टुकड़े नहीं कर सकेगी इत्तेहादी फ़ौज, वो ताकत तो मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौज हासिल कर चुकी थी और वो उन्हें अपने मुल्क से बाहर निकलने पर मजबूर कर चुकी थी। उन्हें अंदाज़ा था कि ये काम अब वो नेशनल असम्बली से लेंगे, इसीलिए मुस्तफ़ा कमाल बार बार नेशनल असम्बली को अंकारा में बुला रहे थे, और वहाँ पर मौजूद नेशनल असम्बली ने पहले से ही उस नेशनल असम्बली के सारे माहिदों को नल एंड वॉइड करार दे दिया। लेकिन हालांकि ये बात पहले ही तुर्की की नेशनल असम्बली कह चुकी थी, लेकिन फिर भी आज तक इसी माहिदे को लेकर तुर्की के ऊपर तो वो हुकूमत नहीं कर सके। यानी कि सिर्फ इतना पोर्शन जो है इसका ये एग्जीक्यूटेड है, आज तक इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है इस माहिदे की वजह से कि महमद ने एक जीती हुई फ़ौज के बावजूद उनके साथ माहिदा कर लिया था अंग्रेज़ों के साथ, और ये उसने बहुत बड़ी गद्दारी की अपने मुल्क के साथ। इस वजह से ये वाली जो इसकी क्लॉज़ है ये आज भी एग्जीक्यूट हो रही है कि अरबी जो इलाके हैं उनका कुछ हिस्सा जो है वो उसकी मैंडेटेड टेरिटरीज़ हैं बरतानिया की, और कुछ हिस्सा जो है वो फ़्रांस की मैंडेटेड टेरिटरीज़ हैं, यानी सीरिया, जॉर्डन वगैरह जो है वहाँ के हुक्मरान जो हैं वो इनकी फ़्रांस की मदद से मर्ज़ी से लगाए जाते हैं, और सऊदीया वगैरह के जो हुक्मरान हैं, UAE के जो बादशाह हैं, ये बरतानिया की मर्ज़ी से लगाए जाते हैं। तो ये क्लॉज जो है ये सिर्फ इसकी एग्जीक्यूट हुई थी। बाकी ये जो बाकी उन्होंने लेने की कोशिश की, ईस्टर्न एनाटोलिया को लेने की कोशिश की, आर्मीनिया को देने की कोशिश की, ये भी नामुमकिन था क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौजें ईस्टर्न एनाटोलिया में मौजूद थी, और किसी सूरत आर्मीनिया जो है वो उसको ये जुर्रत नहीं हो सकती थी कि वो तुर्की के इन हिस्सों को तोड़ सके। इसी तरह इज़मीर का इलाका, जो कि इज़मीर और आयदीन का जो इलाका था, जो फ्रांस को देने की कोशिश, जो यूनान को देने की कोशिश की, यहाँ से भी मुस्तफ़ा कमाल ने फ़ौज कुशी करके यूनानी फ़ौजों को बाहर धकेल दिया और अपने मुल्क को यहाँ से भी आज़ाद करवा लिया। इसी तरह ये सिसिलिया का और ये जो इस तरह बहुत ज़्यादा जो
तुर्की के अंदर के जो तुर्की के अपने इलाके थे वो मुस्तफ़ा कमाल ने उनको नहीं लेने दिए, लेकिन वो रियासतें जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया के साथ इल्तिहाद किया हुआ था वो मुस्तफ़ा कमाल ने क्लेम नहीं किए, जिनमें यही सिसिलिया के इलाके और अरब कंट्रीज़ आती हैं जिनके ऊपर जो यूके की और फ्रांस की मैंडेटेड टेरिटरीज़ बन चुकी हैं। लेकिन अब 100 साल पूरे हो चुके हैं और अब ये कहा जा रहा है कि तुर्की 2020 मई 2020 में इन रियासतों को क्लेम कर सकता है। बहरहाल ये ट्रीटी ऑफ सर्व्स थी और ऐसे इन्होंने आपस में इत्तेहादियों ने तुर्की को बांटने की कोशिश की। इटली को भी कुछ एक बहुत बड़ा इलाका देने की कोशिश की। मैं अभी आपको मैप के ज़रिए से समझाती हूँ जो शायद इसमें इस वाले हिस्से में नहीं डिस्कस किया गया। जिन्होंने फुल लेंथ का आंसर करना है वो आ स्मॉल एंड हेल्पलेस से शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर के इस ट्रीटी की टर्म्स क्या थी, आ स्मॉल से शुरू करेंगे और टर्की इन यूरोप तक वो इसको आंसर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये देखें जी, ये वो मैप है वो जिसके ज़रिए से ये तुर्की के टुकड़े करने का डिसाइड किया गया था। ये देखें, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये यूरोपियन तुर्की है। ये तुर्की का शहर कैपिटल ये इस्तांबुल है। ये वो बॉस्फोरस है जो ये मरमरा सी को और ब्लैक सी को मिलाती है। ये बिल्कुल इस्तांबुल के सामने से गुज़रती है। ये यहाँ पर देखें, ये बना दिया गया था। ये जो है यहाँ पर इधर देखें, ये ग्रीस है। यहाँ यूनानी फ़ौज जो थी, यहाँ यूनानी मौजूद थे, इधर उनका मुल्क है और यहाँ से उन्होंने इस पे यहाँ पर हमला किया था। ये है इज़मीर का इलाका, इज़मीर का इलाका, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था, अब मैं वो सारी जुमले बोलती जाती हूँ। ये सारा जो यहाँ से लेकर ये देखें, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा ये, और इधर से ये, और ये नीचे ये सारा ये वाला और ये वाला, ये सारा हिस्सा बरतानिया का, ये सारा हिस्सा ऑटोमन एम्पायर था। ये पुराना ऑटोमन एम्पायर है। उन्होंने कहा कि ये जो अरबी सूबे हैं ये मैंडेटेड बना दिए जाएंगे। ये वाले अरबी सूबे सऊदिया और यूएई वगैरह हैं जो बरतानिया जिनका हेड कंट्री बरतानिया को बना दिया गया था। उन्होंने कहा था ये मुल्क ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन ये बरतानिया की सरकर्दगी में चले जाएंगे। और ये जो अरबी सूबे थे इनको फ्रेंच मैंडेटेड जो है वो जोन बना दिया गया। ये इसमें वो अरबी सूबे थे जिसमें उर्दन आता है, शाम आता है, यानी सीरिया, जॉर्डन वगैरह आते हैं। ये फ्रांस को इनका हेड कंट्री बना दिया गया था और अभी तक ये ऐसा ही है। ये मैंडेटेड कंट्रीज़ हैं सऊदिया वगैरह बरतानिया के, और ये जो हैं जॉर्डन, सीरिया वगैरह, ये फ़्रांस के मैंडेटेड कंट्रीज़ हैं। ये आर्मीनिया का रियासत है एक, ये ईसाई रियासत है जो कि यहाँ पर अब आज भी मौजूद है। ये जो रेड में नज़र आ रही है ये आर्मीनिया की ईसाई रियासत है। इसके इर्द गिर्द मुसलमान मुल्क हैं। ये देखें, इधर ईरान है, इधर तुर्की है, इधर जो है इधर ये आज़रबाईजान है, ये आज़रबाईजान है। और ये जो आर्मीनिया का मुल्क है, ये ईसाई रियासत इन तमाम मुसलमान रियासतों के लिए हमेशा से एक मुसीबत बनी रही। जब भी कोई गैर मुल्की ईसाई हमला आवर होते हैं मुसलमान रियासतों पर तो ये उनके साथ मिल जाती है और फिर जो है बड़ी बड़ी नवाजिशात जो हैं इस पर की जाती हैं। इस वक्त भी आर्मीनिया जो है मौजूदा सूरत हाल में, ये मैं सन 2020 के मुताबिक आपको बता रही हूँ। सन 2020 में आज जो है, आज 9 हो चुकी है, 9 अक्टूबर, आज 9 अक्टूबर सन 2020 है और 13-14 दिन हो गए हैं इस आर्मीनिया की रियासत को आज़रबाईजान के साथ लड़ाई करते हुए। हालत जंग में है ये। इस आर्मीनियन रियासत ने आज़रबाईजान के बहुत सारे इलाकों पर कब्ज़ा कर रखा है। आज़रबाईजान ने अब एक जंग शुरू कर दी है जिसमें माशाल्लाह उसको फ़तह हासिल हो रही है और उसने अपने इलाके आज़ाद करवाने शुरू कर दिए हैं। कुछ शहर आज़ाद करवा लिए हैं, 25 के करीब अपने इलाके आज़ाद करवा लिए हैं। ये तो आज की सूरत हाल है। हम दोबारा ट्रीटी ऑफ सर्व्स पे जाते हैं
उस वक्त जब 1920 में टुकड़े हो रहे थे इत्तेहादियों के हाथों ये इसके ऑटोमन एम्पायर के। तो आर्मीनिया जो था ये इसकी सरहदें ऑटोमन एम्पायर के साथ लगती थी। यहाँ पर उन्होंने मदद की आर्मीनियंस ने इन इत्तेहादियों की, और उन्होंने इसके बदले में आर्मीनिया को ये सारा पीला हिस्सा यानी कि ईस्टर्न एनाटोलिया देने का जो है वो इस ट्रीटी ऑफ सर्व्स के मुताबिक आर्मीनिया को ये ईस्टर्न एनाटोलिया के ये सारे इलाके दियाबकर और ये वाला सूबा, ये एनाटोलिया का सूबा, ये वाला जो सूबा है ये सारा का सारा इसको पेश कर लिया जाएगा इसकी खिदमात की सिले में। ठीक है। और फिर ये दूसरी बात हो गई। पहला ये है कि मैंडेटेड इलाके बना दिए जाएंगे, मक्का मदीना सऊदी अरब यूएई को बरतानिया वगैरह को बरतानिया के, और जॉर्डन उर्दन और शाम वगैरह को फ़्रांस के। दूसरा ये था कि ये सारा ईस्टर्न एनाटोलिया जो है ये आर्मीनिया को दे दिया जाएगा। और इधर आएँ, ये देखें ये इतने हिस्से पर तो उन्होंने यूनानियों ने कब्ज़ा किया ही हुआ था। ये वहाँ इज़मीर की बंदरगाह होता है वो शहर जो समंदर के साथ लगता हो, यहाँ इज़मीर की बंदरगाह पर यूनानी फ़ौज उतरी और बग़ैर किसी लड़ाई के इत्तेहादी फ़ौजी पीछे हट गए और उन्होंने इस सारे इलाके पर आयदीन पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ इतना नहीं देना, बल्कि ये देखें इसके ऊपर ग्रीक जोन लिखा भी हुआ। ये देखें ये ग्रीक जोन लिखा हुआ है ना, ये हैंड साइन को फॉलो करें, ये ग्रीक जोन लिखा हुआ, ये सारा का सारा उन्होंने कहा ग्रीक्स को दे दें, ये लार्ज डिस्ट्रिक्ट बना दें ग्रीक्स के लिए, यहाँ पे भी उनका मुल्क होगा और यहाँ पे ये सारा भी इलाका जो है वो ग्रीक्स को दे दें। ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये सिसिलिया का इलाका, ये सिसिलिया का इलाका जो है ये फ़्रांस को दे दें। ये सारा देखें, ये जो इस ये देखें यहाँ से लेकर ये बॉर्डर में, आपके बॉर्डर के साथ साथ ये जो ये सारा इलाका उन्होंने कहा कि ये फ़्रांस को दे दें। ये सिसिलिया का इलाका था, फ़्रांस को दे दें। ये इटली को भी उन्होंने ये इलाका दिया था, इस इलाके का जिक्र नहीं किया गया आपकी बुक में, लेकिन उन्होंने कहा था ये सारा इलाका इटली को दे दें क्योंकि इटली इसी तरफ है, और उन्होंने कहा ये सारा इलाका जो है ये इटली को दे दें। अब हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो अरबी इलाके हैं ये बरतानिया को, ये वाले ये बरतानिया को दे दें, ये फ़्रांस के तहत कर दें, ये बरतानिया के तहत कर दें। आर्मीनिया को ये सारा एनाटोलिया का ये सारा इलाका एनाटोलिया को दे दें, ये सिसिलिया का इलाका फ़्रांस को दे दें, ये वाला इलाका इटली को दे दें, और ये सारा जो है ये ग्रीक जोन बना दें। और ये जो इस्तंबुल है ये बरतानिया, फ़्रांस और इटली के तहत चला जाएगा। और सारा का सारा जो है ये इन तीनों ममालिक के तहत इसको दे दिया जाएगा। और ये इस्तंबुल के इर्द गिर्द कहीं जो छोटे मोटे देहात हैं उस पर बादशाह सलामत जो हैं वो हुकूमत करके खुश हो सकते हैं कि उनकी भी हुकूमत जो है वो कायम है। ये थी जी ट्रीटी ऑफ सर्व्स, ये नीचे लिखी भी हुई है, देखें ये नीचे लिखा हुआ है ट्रीटी ऑफ सर्व्स। ट्रीटी ऑफ सर्व्स कहते हैं इसको, और मैं इसको क्लोज़ कर देती हूँ आपके लिए। ये ट्रीटी ऑफ सर्व्स है, ठीक है। और ये डिवीज़न है, ये उनमें से कितनी एग्जीक्यूट हो चुकी हैं डिवीजन्स और कितनी नहीं हो सकी। ये जो दो इलाके हैं ना, ये मुस्तफ़ा कमाल ने आज़ाद नहीं करवाए क्योंकि ये अरबी इलाके थे, तुर्की के इलाके नहीं थे। सल्तनत उस्मानिया एक खिलाफत उस्मानिया थी जो मुसलमानों की बहुत बड़ी एम्पायर थी। इस वजह से उन्होंने सल्तनत उस्मानिया ने इन अरबी इलाकों को अपनी सरपरस्ती में ले लिया था। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने चूँकि तुर्की को आज़ाद करवाया, सल्तनत उस्मानिया के लिए लड़ाई नहीं की, इससे ये इलाके जो हैं आज भी ये फ़्रांस के कंट्रोल में है और ये बरतानिया के कंट्रोल में। बाकी ये सारा जो इलाका है ये ईस्टर्न एनाटोलिया का सारा इलाका, ये आयदीन, ये सारा ईस्टर्न एनाटोलिया है, इज़मीर आ जाता है, इसमें अनकरा आ जाता है, ये जो है ये सारा ये मुख्तलिफ़ सूबे हैं, इनके मुझे इतने तो नाम भी नहीं आते। ये दियाबकर का सूबा है, यहाँ पर फ़ौजें मौजूद थी जिसको यहाँ एनाटोलिया में उन्होंने मिलाकर जो है मुस्तफ़ा कमाल ने यहाँ पर फ़ौज इकट्ठी की। अनकरा ये शहर है यहाँ पे एनाटोलिया का, यहाँ पर उन्होंने कौमी असम्बली को बुलवाया और यहाँ पर कौमी असम्बली की बुनियाद रखी। तो ये सारे जो हैं यहाँ से लेकर ये सारे यहाँ तक जो हैं उन्होंने आज़ाद करवा लिए। इन दो के लिए उन्होंने लड़ाई नहीं की। ये अभी भी बरतानिया के अंडर हैं और ये अभी भी फ़्रांस के अंडर हैं। ये है जी आपकी ट्रीटी ऑफ सर्व्स। स्टूडेंट्स, ट्रीटी ऑफ सर्व्स जो है वो पैराग्राफ नंबर 12 में डिस्कस की गई है, जिसमें वो शराइत साइन करवा दी इत्तेहादियों ने महमद से बादशाह से, जिसके तहत उन्होंने तुर्की सल्तनत उस्मानिया के तमाम हिस्सों को इन इत्तेहादी मुल्कों ने आपस में बांट लिया। और अब हम पैराग्राफ नंबर 13 पढ़ते हैं जो कि है उसके असरात से रिलेटेड और इसी ट्रीटी ऑफ सर्व्स से रिलेटेड है। द टर्म्स इफ वाइडली
एक्सेप्टेड, अगर इन टर्म्स को वाइडली का मतलब होता है लार्जली, पूरी तरह से, जितना वसी पैमाने पर जितना वो उनमें वुसअत थी, उन सारी की सारी शर्तों को अगर हम मान लेते, एक्सेप्टेड वुड हैव बीन द डेथ। अच्छा, इस वर्ड को मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी। ये सेंटेंस वर्ड होता है, जैसे सेंटेंस का मतलब जुमला, उसमें एक्चुअली हम तो दोनों को ही स्ट्रेस बोल देते हैं, सेन को भी स्ट्रेस ज़ोर दे के बोल देते हैं और टेंस को भी ज़ोर दे के बोल देते हैं, लेकिन जो वर्ड है, जो है ये लफ्ज़ जिसका मतलब होता है जुमला, उसकी इंग्लिश होती है, पहले वाले सिलेबल को सेन को आपने स्ट्रेस बोलना है और टेंस को आपने अनस्ट्रेस्ड बोलना है। सेंटेंस क्या वर्ड है ये? सेंटेंस मीन जुमला। और एक और वर्ड होता है इसी स्पेलिंग्स के साथ, जिसका मतलब होता है सज़ा, पनिशमेंट। उसमें पहले सेन को आपने अनस्ट्रेस्ड बोलना है और टेंस को आपने स्ट्रेस करना है, यानी जो सेंटेंस जुमले वाला है उसकी बिल्कुल ऑपोजिट है इसका स्ट्रेस पैटर्न। तो आपने यहाँ पर जो है ये सज़ा के मीनिंग में आया है, तो इसलिए आपने इसको सेंटेंस नहीं बोलना, बल्कि आपने इसको बोलना है सेंटेंस। सेंटेंस मीन पनिशमेंट। डेथ सेंटेंस, डेथ की पनिशमेंट थी नॉट ओनली ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ना सिर्फ सल्तनत उस्मानिया के लिए, बट ऑफ व्हाट वाज नाउ करेक्टली डिस्क्राइब्ड एज टर्की। लेकिन अब जो मुस्तफ़ा कमाल ने जिसको तुर्की का नाम दिया था, उस तुर्की के लिए भी ये मौत की सज़ा थी। अगर ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं लागू हो जाती पूरी तरह से, जितनी कि उन्होंने सारी रखी थी, ये सारी टर्म्स ट्रीटी ऑफ सल्फ की ये लागू हो जाती, तो ना सिर्फ सल्तनत उस्मानिया की मौत था, ये मौत का परवाना थी, बल्कि ये शराइ जो थी, जो अब तुर्की कहलाता है, जिसको मुस्तफ़ा कमाल ने आज़ाद करा लिया, वो उसकी भी मौत का ये परवाना था। ना सिर्फ उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के हिस्से बांट लिए थे, बल्कि तुर्की के हिस्से भी आपस में इन शराइत के मुताबिक बांट लिए थे। But what was now correctly Turkey by entertaining का मतलब serving, खिदमत बजा लाना, by entertaining the very idea of signing the treaty का मतलब मुआहिदा, treaty का मतलब होता है मुआहिदा। treaty सिनोनिम के तौर पे आप इसको देखें, treaty का मतलब है मुआहिदा, इसके लिए agreement का वर्ड होता है, pact का वर्ड भी होता है, deal का वर्ड भी होता है और settlement का वर्ड भी होता है। मुआहिदा, डील, एग्रीमेंट, पैक्ट, सेटलमेंट, ट्रीटी। अगर इस माहिदे को साइन करने के ख्याल पालने वाली जो बेस्ड ऑन सच टर्म्स, ऐसे टर्म्स का मतलब कंडीशंस, शराइत, ऐसी शराइत पर मबनी माहिदे को साइन करने के आइडिया को सर्व करने की वजह से ऑटोमन गवर्नमेंट, जो सल्तनत उस्मानिया की गवर्नमेंट थी, सुल्तान बादशाह महमूद की और उसकी पार्लियामेंट, उसको कहते हैं ऑटोमन गवर्नमेंट। ऑटोमन गवर्नमेंट एट इस्तंबुल में मौजूद उस्मानी गवर्नमेंट को वॉज ब्रांडेड का मतलब उन पे लेबल लगा दिया गया, उन पे छाप लगा दी गई। ब्रांडेड मीन लेबल्ड, उन पे लेबल लगा दिया गया, उन पे छाप लगा दी गई बाय द पैट्रियट्स, गद्दारों की, पैट्रियट्स मीन मुहब्ब वतनों की तरफ से, मुहब्ब वतनों ने उन पर एक लेबल लगाया। ऐसे माहिदे की, ऐसा माहिदा जिसकी ऐसी शराइ थी, उनको साइन करने के आइडिया से एग्री करने की वजह से मुहब्ब वतनों ने इस्तांबुल में मौजूद उस्मानी गवर्नमेंट के ऊपर एक छाप लगाई। किस चीज़ की? एज पपेट गवर्नमेंट ऑफ ट्रेटर्स। उन्होंने कहा कि ये कठपुतली गवर्नमेंट है। ट्रेटर्स मीन गद्दार। ट्रेटर्स की इंग्लिश होगी, का सिनोनिम होगा बीट्रेयर्स, रेबल्स या रेनेगेड। ये रेनेगेड वर्ड है, इसका मतलब होता है गद्दार। रेनेगेड, बीट्रेयर्स, रेबल्स को गद्दार का सिनोनिम कहेंगे। और पपेट क्या सिनोनिम क्या होता है? मैरियनेट। पपेट का क्या सिनोनिम होता है? मैरियनेट मीन कठपुतली। ठीक है, कठपुतली। इस कठपुतली गवर्नमेंट को, जिन्होंने ऐसे शराइत वाले माहिदे को साइन करने के आइडिया को एंडोर्स किया, इस ख्याल के साथ अग्री किया, ऐसी गवर्नमेंट को जो है मुहब्बे वतनों ने एक छाप लगा दी, उन पे एक लेबल लगा दिया, एक मोहर लगा दी। किस नाम की? ट्रेटर्स, गवर्नमेंट ऑफ ट्रेटर्स।
कठपुतली गवर्नमेंट गद्दारों की, एंड डोटर्स, डोटर्स का मतलब डोटर्स जिसको लिखते हैं डोटेड, इसकी प्रोनाउंसिएशन डोटेड्स, डोटेड्स का मतलब पागल खपतियों की, डोटर्स मीन पागल खपती, नॉनसेंस इनसेंसिबल एंड नॉनसेंस पीपल, बेवकूफ़ों और गद्दारों की छाप लगा दी। ऐसे माहदे पर जो इस्तांबुल गवर्नमेंट ने जब जिसकी ऐसी शराइत थी जिसके तहत खिलाफत उस्मानिया को आपस में इत्तेहादियों ने बांट लेना था, ऐसे माहदे पर साइन के लिए एग्री कर जब किया इस्तांबुल गवर्नमेंट ने, तो मेरे बेवतनों ने उन पर एक छाप लगा दी कि वो एक कठपुतली हुकूमत है जो गद्दारों और पागलों पर मबनी है। एंड ऑलमोस्ट द एंटायर का मतलब तमाम तर, होल, पीछे भी एंटायर का वर्ड आया जिसका मतलब कम्प्लीटली था, यहाँ पर होल का वर्ड जो है इसके लिए सेट होगा, होल तमाम सारी। एंड द ऑलमोस्ट मीन तकरीबन, द एंटायर टर्किश नेशन एक्सेप्टेड द टर्किश गवर्नमेंट एट अंकारा, और तकरीबन तमाम तुर्की कौम ने अंकारा की गवर्नमेंट को अपनी हुकूमत तस्लीम कर लिया, यानी मुस्तफ़ा कमाल की और उनकी जो पार्लियामेंट थी उसको टर्किश नेशन अपनी हुकूमत मानती थी, और ये जो इस्तांबुल में बैठी हुई बादशाह और उसकी पार्लियामेंट थी उसको टर्किश कौम अपनी हुकूमत नहीं मानती थी, बल्कि उनको गद्दार, कठपुतली हुकूमत और पागलों की हुकूमत का नाम देती थी। अब अंकारा की गवर्नमेंट को वो पहले ही मान चुके थे, जाहिर है कि वो अंकारा की गवर्नमेंट और मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौज के साथ मिलकर तुर्कियों ने अपनी जंगी आज़ादी लड़कर जीत भी चुके थे। वो टर्किश नेशन, देयर वॉज नो वन टू एनफोर्स द टर्म्स ऑफ एनफोर्स का मतलब होता है अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना। ये एनफोर्स का वर्ड भी इम्पॉर्टेंट सिनोनिम है, इसका मतलब होता है अप्लाई करना। एनफोर्स इधर देखें, अप्लाई और इम्प्लीमेंट, लागू करना, ठीक है, लागू करना। कोई भी देयर वॉज नो वन टू इन्फोर्स द टर्म्स ऑफ ट्रीटी, इस माहिदे की शराइत को लागू करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। व्हेन इन द इवेंट महमद साइनिंग इट, उस मौके पर जब महमद ने इसको साइन किया, जब महमद ने इसको साइन किया तो इसको लागू करने के लिए वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था इस माहिदे को जब महमद ने साइन किया। लेकिन इस माहिदे के मुताबिक अगर आप पिछले वाला पैराग्राफ जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है वो निकाल कर देखें तो आप देखेंगे कि इस माहिदे के मुताबिक ग्रीक्स को भी इज़मीर और इसके इर्द गिर्द का इलाका दे दिया गया था। इत्तेहादी फ़ौजें तो मुस्तफ़ा कमाल निकाल चुके थे, लेकिन ग्रीक फ़ौजें अभी भी इज़मीर के इर्द गिर्द मौजूद थी, और जैसे ही उन्हें पता चला कि ये जो है ये इलाका उनको माहिदे के तहत महमद ने दे दिया है जिसमें वो मौजूद हैं, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौज उन्हें यहाँ से निकालना चाहती है, तो उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल, इत्तेहादियों की फ़ौज पे मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौज ने हमला किया था, लेकिन यूनानी फ़ौज ने मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौज पे हमला कर दिया। स्कारिया रिवर के ज़रिए से ये आए और इन्होंने मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौज पर हमला कर दिया ताकि वो इज़मीर, इसके इर्द गिर्द का इलाका, आयदीन और इससे भी आगे तक का इलाका, ग्रीक डिस्ट्रिक्ट जो बना दिया गया था, उस पर ये हुकूमत कायम कर सकें। लेकिन ग्रीक्स ने हमला कर दिया। इस माहिदे के मुताबिक ग्रीक्स ने वो इलाका जो ग्रीक्स को दिया गया था महमद की तरफ से, उस वो इलाके के हसूल के लिए ग्रीक्स ने मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौज पर हमला कर दिया। अब तक स्टूडेंट्स यही हुआ है कि महमद ने एक माहिदा साइन, मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौजों ने ईस्टर्न एनाटोलिया में से इत्तेहादी फ़ौजों को बाहर निकाल दिया है। पूरे तुर्की में, पूरी सल्तनत उस्मानिया में शिकस्त का सामना है इत्तेहादी फ़ौजों को, और वो बेबस हो गए हैं मुस्तफ़ा कमाल की टर्किश आर्मी के सामने, और उन्होंने गुस्से में आकर फटाफट महमद को काबू किया और उससे एक माहिदा साइन करा लिया जिसके मुताबिक सल्तनत उस्मानिया के सारे हिस्सों को इत्तेहादियों ने इत्तेहादी ममालिक ने आपस में बांट लिया। सिसिलिया को फ्रांस को दे दिया गया, अरबी ममालिक को का हेड जो है बरतानिया को बना दिया गया, और इसके अलावा इटली को बहुत सारे इलाके दे दिए गए, इज़मीर और इसके इर्द गिर्द के इलाके यूनानियों को दे दिए गए। एनाटोलिया का इलाका जो है वो आर्मीनिया को देने का ऐलान किया गया इस ट्रीटी ऑफ सर्व्स के मुताबिक महमद ने। लेकिन इसको इन्फोर्स करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। मुस्तफ़ा कमाल ने अपने सारे जो तुर्की के इलाके थे, ईस्टर्न तुर्की के, वेस्टर्न तुर्की के, वो सारे के सारे अपने जो है वो मिलाकर उनसे इत्तेहादी फ़ौजों को बाहर निकाल दिया। इत्तेहादी फ़ौजें शिकस्ता होकर मेडिटेरेनियन
कैस्पियन सी में भाग गई और बहेरा रूम में दाखिल होकर वो निकल गई वहाँ से। आर्मीनिया के लोग जो थे वो भी वहाँ से निकल गए, ईस्टर्न एनाटोलिया को खाली कर गए। भर भर के शिप्स जो हैं वो आर्मीनिया के लोग वापस अपने अपने मुल्क आर्मीनिया चले गए। और लेकिन यूनान की फ़ौज ने अपने हिस्से पर कब्ज़ा करने के लिए हमला कर दिया। बेइंतहा कसरत से उन्होंने हमला किया और मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौज ने कैसे उनका मुकाबला किया और कैसे यूनानियों को अपने मुल्क से बाहर निकाला, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो हम देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन है जो हम देख लेते हैं। व्हाट वर द टर्म्स ऑफर्ड टू टर्की बाय अलाइज। अलाइज ने कौन सी शराइत पेश की तुर्की को अमन के लिए, या आप कह सकते हैं कि बादशाह महमूद से कौन सी ट्रीटी, कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस पर उन्होंने साइन कराए। इसको हम ये सारी जो नीचे हम दफ़ात पढ़ने जा रहे हैं, इसको नाम दिया जाता है ट्रीटी ऑफ सर्व्स का। ठीक है, इस माहिदे का नाम है ट्रीटी ऑफ सर्व्स। ये ब्रॉडली एग्जीक्यूट नहीं हो सका, यानी पूरी तरह एग्जीक्यूट नहीं हो सका। मुस्तफ़ा कमाल ने अब के मौजूदा तुर्की के इलाके जो हैं वो उनको बचा लिया था, उनको आज़ाद करा लिया था इत्तेहादियों से, लेकिन जो मैंडेटेड टेरिटरीज़ बनी उनको उन्होंने आज़ाद नहीं करवाया और उन पर अभी तक बरतानिया और फ्रांस का कब्ज़ा है। आइए हम उन दफ़ात को पढ़ते हैं। जब आपसे वो ये क्वेश्चन पूछेंगे कि उसकी दफ़ात क्या हैं, तो जाहिर है कि आपको दफ़ात को डिस्कस करना पड़ेगा। एक या दो लाइन में आप इसका आंसर नहीं दे सकते। अकॉर्डिंग टू दीज टर्म्स, इन शराइत के मुताबिक, टर्म्स का मतलब शराइत, ऑल द ऑटोमन एम्पायर वॉज टू बी डिवाइडेड अमंग द अलाइज। सारा का सारा ऑटोमन एम्पायर जो है उसको तकसीम कर दिया जाएगा अलाइज में, इत्तेहादियों में। अरब प्रोविंसेस नंबर 1, कौन कौन से इलाके हैं? नंबर 1, अरब प्रोविंसेस वुड बिकम मैंडेटेड एरियाज़। अरब प्रोविंसेस जो हैं वो मैंडेटेड एरियाज़ बनेंगे, यानी कि मातहत इलाके बनेंगे किसके? बरतानिया के और फ्रांस के। ईस्टर्न एनाटोलिया वुड बी एडेड टू आर्मीनिया। मशरक़ी एनाटोलिया के जो तमाम इलाके हैं वो आर्मीनिया में शामिल कर दिए जाएंगे। अराउंड इज़मीर देयर वुड बी अ लार्ज ग्रीक डिस्ट्रिक्ट। सिसिलिया और इज़मीर की बंदरगाह के इर्द गिर्द आयदीन का इलाका, और इसके अलावा एक बहुत बड़ा इलाका जो है वहाँ पर ग्रीक्स को दे दिया जाएगा, यूनानियों को दे दिया जाएगा। सिसिलिया वुड गो टू फ्रांस। सिसिलिया का इलाका फ्रांस को दे दिया जाएगा। इस्तांबुल वुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन, फ्रांस एंड इटली। और इस्तांबुल जो कि कैपिटल सिटी था ऑटोमन एम्पायर का, वो उसको बरतानिया, इटली और फ्रांस के तहत इकट्ठा चलाया जाएगा। वो एक इंटरनेशनल सेंटर बन जाएगा, बैनुल-अक़वामी सेंटर बन जाएगा। जो स्टूडेंट्स बहुत ही शॉर्ट करते हैं, जिनकी इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो इतना लंबा ट्रीटी ऑफ सर्व्स याद नहीं कर सकते। बल्कि ये लंबा नहीं है, ये मीडियोकर स्टूडेंट्स के लिए है। जो लंबा मैंने आपको बताया था, जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने फुल लेंथ का आंसर बताया था आपको, जब मैंने आपको पैराग्राफ पढ़ाया था, पैराग्राफ नंबर 12 पढ़ाया था इस लेक्चर के शुरू में। और ये मीडियोकर स्टूडेंट्स के लिए है, और जो बहुत ही ज़्यादा वीक स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ इतना आंसर करेंगे अकॉर्डिंग टू दीज टर्म्स, इन टर्म्स के मुताबिक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दीज टर्म्स ऑल द ऑटोमन एम्पायर वॉज टू बी डिवाइडेड अमंग द अलाइज। सारा का सारा ऑटोमन एम्पायर जो है सल्तनत उस्मानिया, वो डिवाइड कर दी जाएगी इत्तेहादियों में। आगे उन इत्तेहादियों के नाम लिख दें, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, और उसके आगे आप लिखेंगे इटली एंड आर्मीनिया। इटली, आर्मीनिया एंड ग्रीस। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो आपका शॉर्ट आंसर है। शॉर्ट आंसर क्या होगा? शॉर्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू दीज टर्म्स की बजाय अगर आप ट्रीटी ऑफ सर्व्स का वर्ड इस्तेमाल करें तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ सर्व्स, कॉमा, ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप दीज टर्म्स की बजाय ट्रीटी ऑफ सर्व्स का वर्ड इस्तेमाल करें तो बहुत खूबसूरत लगेगा, और इससे पता चलेगा कि आपके जो नॉलेज का लेवल है वो क्या है। ट्रीटी ऑफ सर्व्स अकॉर्डिंग टू दीज टर्म्स, या अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ सर्व्स क्या लिखेंगे आप? ऑल द ऑटोमन एम्पायर
ऑल द ऑटोमन एम्पायर वॉज टू बी डिवाइडेड, को डिवाइड किया जाए, वो डिवाइड की जानी थी, वॉज टू बी डिवाइडेड अमंग द अलाइज, आगे आप डैश डालेंगे और अलाइड कंट्रीज़ के नाम लिख देंगे। ब्रिटेन का मतलब बरतानिया, फ्रांस, कॉमा इटली, आर्मीनिया एंड ग्रीस मीन यूनान, ठीक है, और फुल स्टॉप, इतना आप लिखेंगे। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ सोफोमोर्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।